जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे अंदर राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। हमें कभी ये जा कर के पता चला कि जब तक ये चुट्टा लोग रहेगा हम लोग का देश में, तब तक हम लोग का देश प्रगति नहीं कर सकता, हम लोग का जीडीपी नहीं बढ़ सकता। तो हम लोग को कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से हम लोगों को ये पता चला कि चुट्टा लोगों को भगाना ज़रूरी है। उसका बहुत सारा फैक्टर्स था। उसका उस उन सारे फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति जब फ्रांस में 1789 में शुरू हुआ, तो ये रेवोल्यूशन लगभग 10 साल तक चला। और इस 10 सालों के बाद जिस तरह से इस क्रांति ने वहाँ की जनता को सफलता दिलाई, उनके उनकी जो मांगे थी, वो जिस तरह से उनकी मांगे पूरी हुई, जब ये सफलता हमें जब ये बात पता चली, तो हमें ये लगने लगा कि हाँ, अब हम लोग भी ये अंग्रेज चुट्टा लोग को हरा सकते हैं और इसको अपने देश से भगा सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपना देश के ऊपर शासन खुद चला लेंगे। दूसरा जो रीज़न था, जो फैक्टर था, वो है इंडियन रिनाइसेंस। इसका मतलब होता है भारतीय पुनर्जागरण। तो जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बेथुन स्कूल, इन सारी चीज़ों के अलावा आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल लोगों ने सामने आकर के जिस तरह से सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक बुराइयों को ख़त्म करने का सिलसिला शुरू किया, और पाश्चात्य विचारों और पाश्चात्य संस्कृति को जिस तरह से हमने अपनाया है, ऐसे नहीं कि चुट्टा लोग कुछ अपना लिए हैं, सिर्फ वही चीज़ हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाए हैं जो कि हमारे धर्म में कुछ बुराइयाँ थी, कुछ सामाजिक बुराइयाँ थी, जैसे कि वर्ण व्यवस्था हो गई या फिर सती प्रथा हो गई। इस तरह की जो कुरीतियाँ थी, जैसे पर्दा प्रथा वगैरह, तो इस तरह की जो कुरीतियाँ थी, चाहे वो सामाजिक कुरीति हो या फिर धार्मिक कुरीति हो, उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए ही हमने पाश्चात्य संस्कृति का सहारा लिया और कुछ सुधार करने की तरफ हमने जो कदम बढ़ाया था, उसी को बेसिकली पुनर्जागरण कहा जाता है। एक पुराने विचारधारा से एक नए विचारधारा में प्रवेश करने को ही पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो हम लोग तीसरा देखते हैं, मॉडर्निज्म बाय ब्रिटिशर्स। तो जैसा कि हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों का जो उद्देश्य था, उनका जो चुट्टा लोग का जो पर्पस था, वो तो यही था कि भारत में जितना भी लोग हैं उन सबको पढ़ा लिखा करके एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में लाया जाए। आईएएस नहीं बनाना इन लोग को, इन लोग को बस लाया जाए और इन लोग को गुलाम बना के रखा जाए। इन लोग को वही चीज़ पढ़ाया जाए जिससे ये लोग दिमाग से तो अंग्रेज रहे, सिर्फ शरीर से भारतीय रहे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। वैसे वो लोग जो चाहता था वो तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट उल्टा हुआ, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश के जो युवा उस वक्त थे, बुद्धिजीवी थे, जिसको इंटेलिजेंसिया बोलते हैं, तो उन्होंने जिस तरह से इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद जिस तरह से इन्होंने पढ़ा, और जब इन्हें ये रियलाइज़ होने लगा कि जिस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद से जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हमें भी स्वतंत्रता, स्वशासन यानी कि सेल्फ रूल और स्वतंत्रता, समानता जैसी चीज़ें अब हमें भी चाहिए। और वो हमें तभी मिल सकती है जब हम इन चुट्टा लोग को मार के घर से बाहर निकालेंगे। तो ये तीसरा फैक्टर हो गया। चौथा हो गया एंगर ऑफ इंडियंस ऑन ब्रिटिश रूल्स। अब ये चुट्टा लोग तो अजीब रूल ला रहा था, जैसे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व कर, उसके अलावा क्या था, जो जो ज़मीन का हस्तांतरण कर सकते थे, यानी कि लैंड रजिस्ट्रेशन। क्या कि अंग्रेज चुट्टा लोग को तो पता था कि जैसे ही किसान के पास तो इतना पैसा होता नहीं है कि जब उसका फसल ख़राब हो जाएगा तो वो पैसा दे सके, सरकार को टैक्स दे सके। तो उसके लिए क्या करता था वो, किसान का जो ज़मीन होता था उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेता था, ताकि उसको फिर वो अपने कब्जे में ले लेता था। तो यही उन लोग का ड्रामा था, ये चुट्टा लोग का। तो 4 फैक्टर देख लिए, अब हम आगे देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ फैक्टर्स है, उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड अदर्स। इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में अगर बात करें तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये बेसिकली ज़मीन के प्रति एक टैक्स होता है जो कि किसानों को पे करना होता है सरकार को। अब ये कई रूपों में था, अब चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो या फिर रैयतवाड़ी सेटलमेंट हो या फिर माहलवाड़ी सेटलमेंट हो, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो पहले ही बना दिया, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम
नेक्स्ट पढ़ेंगे लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम, कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चोट्टा लोगों को पता था कि अंग्रेज़ों ने जिस तरह से चोट्टा लोगों ने हम लोगों के ऊपर जो टैक्स बढ़ा दिया था, किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया था, और इतना टैक्स बढ़ा दिया गया था कि किसान उस टैक्स को कभी अदा ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतना टैक्स, जाहिर सी बात है कोई भी नहीं अदा कर पाएगा। एक तो बेचारे वो किसान है, उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, ऊपर से साहूकार का कर्जा, और इन सारे चक्करों में एक टाइम पर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता था जिसके बाद किसानों को अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठना पड़ता था। तीसरा जो है और टैक्स इंक्रीज, अंग्रेज़ों का तो सेम ही था कि उनका तो एक ही पर्पज़ था कि जितना हो सके लूटना है। चोट्टा तो था ही लोग, तो इन लोगों का एक ही मकसद था कि जितना हो सके जल्दी से लूटो और लूट के निकलो। चौथा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, किसानों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। जब ये तीन सिस्टम जब काम नहीं करते थे तो वो चौथा नियम अपनाते थे चोट्टा लोग। उन लोग क्या करता था कि जो होता ना लाठी लेकर जो दबंग बाहुबली टाइप, उन लोगों को भेजा जाता था और उन लोग जाकर के ज़ोर ज़बरदस्ती करता था किसानों के साथ। कभी उन लोगों का बच्चा किडनैप कर लेता था, कभी उन लोगों को मारता था, कभी उन लोगों पर ज़बरदस्ती किसी तरह का फॉर्जरी या फिर फ्रॉड करके उन लोगों का ज़मीन अपने कब्जे में कर लेता था। ठीक है, अब हम लोग अगला स्लाइड देखते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफिकेशन। ठीक है, वो यहाँ पे हम इक्वलाइजेशन लिख दिए। तो मतलब सामाजिक नहीं सॉरी राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक एकीकरण, ये बेसिकली चुट्टा लोग की वजह से ही आया। क्या कि इससे पहले प्राचीन टाइम में मौर्य वंश और उसके बाद फिर मुगल वंश, बस यही दोनों था जिसके अंतर्गत में इतना बड़ा भारत सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में आया था, यानी कि एक साम्राज्य के अंतर्गत आया था। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि इतना बड़ा भारत बेसिकली छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता था और हर जगह पर अलग अलग अपना अपना रूल लगता था। लेकिन मौर्य साम्राज्य और मुगल साम्राज्य इकलौते ऐसे साम्राज्य थे जिन्होंने जो दिल्ली में एक एक्ट बन जाता था, एक रूल पास होता था, वो पूरे का पूरे भारत में लागू होता था। तो अब अंग्रेज़ों ने जिस तरह से इस राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण को स्थापित किया था वो बेसिकली काबिल तारीफ़ है। ये छोटा लोग कुछ नहीं किया, लेकिन ये काम अच्छा किया। तो इस तरह से क्या होता था कि ये छोटा लोगों ने मुगल और मौर्य साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। एक तो वन नेशन, इतना छोटा छोटा राज्य को एक साम्राज्य के अंतर्गत ये छोटा लोग ले आया। दूसरा लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका जो कानून बनाएगा उसकी स्थापना की गई। उसके अलावा न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई। उसमें अलग बात है कि ये लोग छोटा लोग अपने आप को बड़ी होशियार समझता था। इन लोग को ऐसा लगता था कि इन लोग है तो है, इतना खराब खराब रूल बनाए थे कि का ही बुरा, हट साला कमीना एकदम छोटा लोग था। तो जुडिशरी सिस्टम भी लोग स्थापित कर लिया। उसके बाद फिर इन लोग का किया, अपने ही फ़ायदा के लिए किया, लेकिन रोड बनाया। ठीक है, और रोड बनाया ताकि ट्रांसपोर्ट आसान हो सके, व्यापार इन लोग का बढ़ सके और ब्रिटेन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। उसके बाद फिर जो था वो है ट्रेन। ट्रेन से इन लोग को इतना फ़ायदा हुआ कि इन लोग पैसा भी कमाया। दूसरा चीज़ संथाल विद्रोह सब करवा दिए इन लोग छोटा लोग। और बेसिकली ट्रेन से हुआ ये कि व्यापार तो बढ़ा ही, दूसरी तरफ इंडिया में मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हुई, मालगाड़ी होने लगा। उसके बाद फिर टाटा स्टील जैसी बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिसका व्यापार हमारे भारत में बढ़ा इन छोटा लोगों की वजह से ही। उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस क्रिएट किया गया ताकि डाक व्यवस्था की स्थापना शुरू की गई। इससे क्या होता था कि मतलब एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में जो सीमा होती थी वो कई बार दूरियां बढ़ा देती थी, जो कि इन्होंने कम की रोड बना करके, ट्रेन बना करके और पोस्ट यानी डाक व्यवस्था शुरू करके। ठीक है, तो ये इनके लिए इनकी तारीफ करनी ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। तो पर्पस फॉर एजुकेशन वाज टू क्रिएट एम्प्लॉयज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि छोटा लोग का काम यही था कि लोग का मेन मुद्दा था कि इंडियंस को एजुकेट। तो ये छोटा लोग का मेन मकसद यही था कि जितने भी इंडियंस हैं
उन सभी को एजुकेशन देना है, लेकिन उनको एजुकेशन दे करके इतना एजुकेशन नहीं देना कि वो हमारे खिलाफ खड़े हो जाए। सिर्फ इतना ही एजुकेशन देना कि वो हमारे गुलाम बन कर रहे हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट तो वो जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ, लेकिन इनमें कुछ ऐसे इंटेलिजेंसिया लोग ऐसे निकले जिन्होंने भारत के एक नए वर्ग को जन्म दिया, और इसी वर्ग ने आने वाले समय में क्रांति को शुरू किया। और यही पढ़े लिखे लोग थे, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो। दे लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हो या फिर पॉलिटिकल लेवल पर, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखी। और उसके बाद जिस तरह से ये चीज़ें पढ़ते थे और जिस तरह से जब ये काम पर पहुँचे, तो उन्होंने जो चीज़ें देखी उनसे ही उनके अंदर राष्ट्रवादी वाली जो भावना थी वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। तो उसके बाद फिर उनको कमी खलने लगी कि ये यार, ये चुट्टा लोग हम ही लोग के ऊपर शासन कर रहा, हम ही लोग का घर में घुस करके हम ही लोग को गुलाम बना के रखे हुए हैं। तो ये चीज़ हम लोगों के अंदर खलने लगी। तो इन्हें ये पता था कि जब तक ये चुट्टा लोग को भगाएंगे नहीं, तब तक हम लोग खुद का शासन स्थापित नहीं कर सकते। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन सारी चीज़ों के अलावा हमारे जो भी भारतीय बुद्धिजीवी थे, वो डॉक्टर्स, इंजीनियर और इस तरह के बहुत सारे लोग जब पढ़ने के लिए इंग्लैंड पहुँचे और वहाँ का जिस तरह से सिचुएशन इन्होंने देखा, और उस सिचुएशन को जब उन्होंने भारत से कंपेयर किया, तब उन्हें ये बातें और ज़्यादा खलने लगी कि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये चुट्टा लोग हम ही लोग का घर में जाकर के आतंकवादी बनकर बैठा हुआ, और हम ही लोग को गुलाम बना के बैठा हुआ। तो इसलिए हम लोग यहाँ से पढ़ के जाना और अपने जितना भी भाई लोग हैं वहाँ इंडिया में, उन लोग सबको समझाना ताकि चुट्टा लोग से दूर रहो, और चुट्टा लोग को जितना जल्दी हो सके भगाओ, नहीं तो ये हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं। वो प्रेस, तो प्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो चुट्टा लोगों ने तो बहुत सारा रेगुलेशन लगाया ताकि ये इंडियन लोग कभी समाचार पत्र कुछ करे ही ना। उस टाइम में बहुत सारा रेगुलेशन लगा ताकि कि कोई भी प्रेस चुट्टा लोगों के खिलाफ कुछ नहीं लिख सके, जिसके लिए रेगुलेशन बना। लेकिन उसके बावजूद हम लोग बहुत अच्छा से काम चलाए। तो प्रेस यानी कि समाचार पत्रों के द्वारा कुछ चीज़ें पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। तो जो पहला था वो यूनिटी। इसने समाज में एक बात हमेशा हर बार एक ही बात पर फोकस किया कि हमें अगर इन चुट्टाओं को भगाना है, अगर इन चोर लोगों को भगाना है, सबसे पहले हमें एक होना पड़ेगा, तभी हम इन चुट्टा लोगों को भगा सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अनुरोध किया भारतीयों से कि हमें पहले समझना होगा कि हम धर्म जाति को परे रख करके आपस में एक हों, तभी इन चुट्टा लोगों को भगाया जा सकता है। उसका जो दूसरा चीज़ ये करते थे वो थी क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज़। तो अंग्रेज चुट्टा लोग जैसे ऐसा ऐसा नीति लाता था जिससे हम लोग का सिर्फ शोषण ही होता था या फिर किसान का शोषण होता था। तो इन लोग का और कोई खास काम धंधा था नहीं, तो बस ये लोग यही चाहता था कि हम लोग गुलामे बनकर हमेशा ज़िंदगी भर रहें। तो इसी की वजह से जो प्रेस होती थी वो इनकी पूरी तरह से आलोचना करती थी, एकदम बैंड बजा देती थी कि ये लोग ऐसे कर रहे, ये लोग ऐसे कर रहे, यार जल्दी से चुट्टा लोग को भगाओ, नहीं तो हम लोग ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो बस प्रेस में यही था। अब आगे बढ़ते हैं। तो रिवीजन ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो जैसा कि उस वक्त ये था कि उस वक्त उतने लोग पढ़े लिखे थे नहीं, जिस चीज़ का चुट्टा लोग को फ़ायदा मिला। तो अब यार ये मत समझना ही चुट्टा लोग कौन है, चुट्टा वही है अंग्रेज लोग। तो चुट्टा लोग को फ़ायदा मिल रहा था। तो इसमें उन लोगों ने क्या किया कि उस वक्त तक लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो उन्हें पता नहीं होता था कि कौन सी चीज़ें किस तरह से होती है। क्योंकि बेसिकली उनको मिडिवल टाइम्स और मॉडर्न टाइम्स का थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन एंशिएंट टाइम का उन्हें उतना नॉलेज नहीं था। तो उस नॉलेज को बढ़ाने में आरजी भंडारकर, जो कि एक हिस्टोरियन थे, विद्वान थे, लेखक थे, तो उन्होंने एंशिएंट इंडिया के ऊपर लिखना शुरू किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे पूर्वज इन गधों और इन चोरों से भी ज़्यादा मॉडर्न थे। अब हम चाहे हड़प्पा सभ्यता ही क्यों ना देख लें, उससे भी ज़्यादा मॉडर्न कोई होगा क्या? आज के टाइम पे तो ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। उस टाइम पर उन्होंने जो बनाया था वो आज तक अभी भी वैसे ही है। और ये एक सरकार है, ये चुट्टा लोग की सरकार थी और एक हमारी सरकार है। रोड बनाओ, सारा 2 साल में बह जाता है। एक एक नाली का पानी भी आया तो बह जाता है रोड। क्या बोलो, छोड़ो, हटाओ यार।
उसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरह से एंशियंट इंडिया को डिस्क्राइब किया और हमें बताया कि ये जो अंग्रेज़ है जो अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम बताते हैं, ये है नहीं। इससे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम हमारे पूर्वज हुआ करते थे। तो इनके पास कुछ भी नहीं है, तो हमें अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए और वेस्टर्न कल्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और वेस्टर्न कल्चर के ऊपर अगर हम ध्यान दे भी रहे हैं तो उन चीज़ों पर दें जो कि हमारे समाज के लिए अच्छा काम करें। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जब इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया तो उसके बाद फिर इंडियंस इसके थ्रू थोड़े बहुत आकर्षित हुए, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को ये तो नहीं, एक रात में तो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि एक रात में उन सभी को समझा दिया कि चल रहे चुट्टा को भगाओ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है वो है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स की अगर बात करें हम, तो जैसा कि हमने बताया था ब्रह्मो समाज के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में, विद्यासागर विद्याचंद्र विद्यासागर के बारे में बात की थी हमने। तो बेसिकली इन लोगों ने, जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए एक जो प्ली बोलते हैं ना उसको, तो एक अर्जी डाली कि ये जो सती प्रथा ये बहुत बुरी चीज़ है, तो इसको जितनी जल्दी हो सके एक एक्ट बना करके इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि पावर तो आप ही के हाथ में है। तो अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को भी इतना डिले किया, ये चोटा लोग हमेशा डिले करते, इतना डिले करते गया, जिस चीज़ के बाद इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स लोगों को भी ये लगने लगा कि जब तक ये अधिकार हमारे पास नहीं आ जाता तब तक हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसीलिए चोटा लोग को भगाओ जल्दी से। तो जिस तरह से प्रोकास्टिनेशन होता था उसी चीज़ को लेकर है। फिर राजा राम मोहन राय ने तो खैर इंडिया रेनेसेंस की जन्मदाता यही कहलाते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। वो है रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स। ये बहुत मेन है, क्योंकि इन चुट्टा लोग ने जो किया है ना हमारे लोगों के साथ, भूलेंगे नहीं। लोग कहते हैं ना कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान, नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये अंग्रेज लोग है, चुट्टा लोग, जो हम लोग को दो भाग में बांट दिया। दूसरा अगर कोई दुश्मन है हम लोग का तो ये चाइना। मन तो करता साला को कहाँ बोले, छोड़ो, गरियावे का मन करता है। तो रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये छोटा लोग पता क्या करता था, हम लोग को इंसल्ट करता था। और हम लोग का इंसल्ट ऐसे करता था कि हम लोग कुछ नहीं है। इन लोग का एक अंग्रेज का जिंदगी का कीमत हज़ारों भारतीयों से ज़्यादा है। तो ये तो इन लोग का हरामी बना था। तो इंसल्ट करते थे ब्रिटिशर्स हम लोगों का। तो जिसकी वजह से ये तो रेशियल एरोगेंस बोल ही सकते हैं। दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिटिशर्स। वो हमेशा बताते रहते थे कि ब्रिटिशर्स की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर देन इंडियंस। और सबसे बुरी बात तो ये थी अनइक्वल इनजस्टिस। इसमें क्या होता था कि अगर कोई दोषी व्यक्ति जो कि अंग्रेज़ है, अगर दोषी व्यक्ति अंग्रेज़ होता था तो उसको करार मुक्त कर दिया जाता था, यानी कि उसका कोई दोषी नहीं है और तुम चलो बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, चलो तुम निकलो। वो बोलते ना चोर चोर मौसेरे भाई, तो वही सिस्टम था। अंग्रेज़ों को कहते थे अगर तुम दोषी भी हो जाओ बेटा जाओ खेलो तुम। और इंडियंस के कोई गलती नहीं भी होने पर उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। सारे जुल्म उसी के ऊपर ढा दिए जाते थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी यार, जो कि जस्टिस में भी अनइक्वल होता था। दूसरी तरफ इल्बर्ट बिल लाया गया जिसमें ये कहा गया था कि जो इंडियन मजिस्ट्रेट हैं वो यूरोपियों के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके खैर ये बिल तो कभी पास नहीं हुआ, लेकिन जब ये बिल पास नहीं हुआ तो हमारे अंदर ये बात तो बिल्कुल भी साफ हो गई कि ये जो चुट्टा लोग है इसका इरादा कोई हम लोग के ऊपर शासन करने का या फिर हम लोग को बेहतर बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों को अपना जेब भरे से मतलब है, जो कि पॉलिटिशियन का भी काम यही होता है। तो वही ये चुट्टा लोग कर रहा था। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। खैर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगेगा तो डिसलाइक कीजिएगा। अब बहुत अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं रखिएगा ना तब तक आप कुछ नहीं होगा। तो पहले आप अपने ऊपर खूब खूब भरोसा रखिए, उसके बाद फिर अपना पढ़ाई शुरू कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।